इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जिस प्रकार से मानव जीवन के लिए भोजन, पानी, घर आदि आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृषि के लिए मृदा और जल की आवश्यकता होती है। अधिक उत्पादन के लिए बढ़ते दबाव के कारण हम वनों तथा चारागाह को खेत के रूप में बदलते गए। परिणाम स्वरूप प्रकृति का चक्र बिगड़ने लगा और अतिवृष्टि, सूखा एवं अकाल जैसी परिस्थितियां बनने से मृदा क्षरण एवं मृदा कटाव की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई। कभी कभी अधिक वर्षा से खेतों की उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल के साथ घुलकर नदी नालों में बह जाती है। अतः इन विकट परिस्थितियों से कैसे बचा जाए एवं कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं जिससे कि मृदा क्षरण एवं मृदा कटाव जैसी विकट समस्या से निजात पाई जा सके, इस हेतु देखते हैं कार्यक्रम का ये विशेष अंश। मृदा क्षरण होता क्या है? बहुत अधिक बारिश और हवा चलने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वह उड़कर चली जाती है, जिससे कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका काफी ह्रास हो जाता है और उसकी जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि पहला उपाय है कवर क्रॉप लगाना। कवर क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी मिट्टी को घेरते हुए फैल के चलती हैं, जिससे कि जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और पानी अधिक गति से आने पर भी वह मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं और इससे आपकी मिट्टी दूसरे स्थान पर जाने से रुकती है। इसके बाद दूसरा उपाय है आपका मृदा क्षरण की समस्या ढालू स्थानों पर अधिक देखी गई है। जल द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम करने हेतु हमें पानी के बहाव के वेग को कम करना होगा। अतः इसके लिए कंटूर व समोच्च खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। खेत से मृदा क्षरण को रोकने हेतु मेड़बंदी अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाएं। इन मेड़ों पर वृक्ष, झाड़ी, बहुवर्षीय घासों को लगाएं। मृदा क्षरण रोकने के लिए अन्य कृषिगत उपायों में फसल अवशेषों को बिना जुताई किए खेतों में छोड़ना, ढाल के विपरीत बुआई करना इत्यादि क्रियाएं काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा क्षरण के द्वारा होने वाली हानि से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, भूमि की तरह ही जल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि में जल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जल संरक्षण के दो प्रमुख बिंदु हैं। एक कि हम उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग करें व दूसरा हम वर्षा जल का संरक्षण करें। जल के अत्यधिक उपयोग के लिए सिंचाई की उन्नत विधियों को उपयोग में लाएं, जैसे क्यारी बनाकर छोटे छोटे खंडों में पानी देना,
सिंचाई हेतु प्रक्षेत्र पर पक्की नालियों का निर्माण तथा अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई प्रणाली को अपनाना, साथ ही साथ नमी संरक्षण हेतु पलवार करना, बुआई के बाद पाटा चलाकर समतल करना भी अति महत्वपूर्ण कार्य हैं। किसान भाइयों, हमारे लिए ये विडंबना की बात है कि जहां वर्षा काल में हम अतिवृष्टि का सामना करते हैं, वहीं ग्रीष्म काल में हमें पेयजल के भी लाले पड़ जाते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर हम इस विशाल जल संपदा का संरक्षण क्यों नहीं कर पाते। इसमें कोई संशय नहीं कि वर्षा जल का भूमि में ठीक प्रकार से समागम किया जाए तो हमें सूखा, अकाल जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा जल के संरक्षण व संभरण के लिए हम खेतों की निचली सतहों में पानी जमा करें, कृषि के लिए अनुपयोगी भूमियों पर डबरी एवं तालाबों का निर्माण करें, नालों में जगह जगह स्टम्प डैम का निर्माण करें, ढाल के विपरीत जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण किया जाए। वर्षा काल में जल को डबरी, तालाब इत्यादि में एकत्रित करें तथा छान कर कुओं व कूपों में डालें, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी और यही जल हम पीने तथा सिंचाई हेतु उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि प्राणी जीवन का आधार है तथा मिट्टी व जल कृषि का आधार है। अतः हमें प्रकृति के इस वरदान को भावी पीढ़ी के लिए संजो कर रखना है और इसके लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। फलोद्यानिकी के अंतर्गत आंवला की बात करें तो अभी इसके फल वृक्षों पर पुष्पन आ गए होंगे और ये अवस्था आने वाले समय में उत्पादन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे अच्छा उत्पादन लेने हेतु आप किन किन प्रबंधन कार्यों को आंवला के बाग में संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस मुखर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में आंवले में फूल लग गए थे और इस समय जो है आंवला में फल लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे काले दाने के रूप में है। करीबों में इसका जो भ्रूण होता है फलों का या फल मान लीजिए, वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। और जब बारिश होती है उसके बाद में इसमें एक काइनेटिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और धीरे धीरे फलों का आकार भी, साइज भी बढ़ जाता है। तो फूल आते हैं उस समय कई बार फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है, तो आप लोग जो है उस समय हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा पानी नहीं दे, नहीं तो आपके फूल झड़ जाएंगे। फिर भी फूल झड़ने की समस्या अगर बनी रहती है तो उस समय हम Na नामक हार्मोन, नैप्थेलिन एसिडिक अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं। इस हार्मोन का छिड़काव 50 से 100 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के फिर उसका छिड़काव करें। बाजार में प्लानोफिक्स नामक दवा मिलती है, तो प्लानोफिक्स दवा 4.5 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं पूरे पेड़ पे, तो उससे फूलों का झड़ना रुक जाएगा। किसान भाई, एक विशेष बात पे और ध्यान रखें कि जिस समय फूल आ रहे हैं या फल लग रहे हैं उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के, कोई भी कीटनाशी दवा जो कि आपके जो परागण कर रहे हैं ऐसे कीड़ों को मार दे। जैसे आपके मधुमक्खी है या ततैया है, इनसे परागण होते हैं, ये नर फूल से मादा फूल में जाके बैठते हैं, तब परागण होता है और फल वृक्ष में फल लगते हैं। तो उस समय ऐसी कोई दवा नहीं छिड़के या कीटनाशी दवाई नहीं छिड़के जिसके कारण से ये जो परागण करने वाले कीट है ये खत्म हो जाए, तो आपके फलत कम बैठेगा। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा इस समय फल लगे हैं और गर्मी भी काफी है, तो ये ध्यान रखें कि नियमित रूप से आप सिंचाई देते रहे। ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 दिन सिंचाई बिल्कुल नहीं करें और फिर एकदम से भारी सिंचाई कर दे, तो उसमें भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए फल लगने के बाद आप नियमित रूप से सिंचाई करें। जैसे ही बारिश होगी और फलों के अंदर काइनेटिक नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो फलों का आकार बढ़ेगा
और आप अक्टूबर या नवंबर में जाके नवंबर के महीने में फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई, जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए और उसके बाद में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिसमें बोरोन की मात्रा अवश्य रहे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्यतः लोहा, जस्ता, तांबा, बोरोन, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। इनका घोल, मिश्रित घोल बाजार में तैयार मिलता है। उसका छिड़काव आंवले के पौधे में 2 से 3 बार करें। एक बार फल लगने से पहले, एक बार फल जब मटर के दाने के बराबर हो जाए और एक बार फल जब बड़े हो उस समय जरूर इसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव के लिए 5 से 7 मिलीलीटर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल है उसको 1 लीटर पानी में घोले प्रति लीटर पानी के दर से, और फिर इसका छिड़काव करें। उससे फलों में जो अंदर से पीलापन हो जाता है या फलों के झड़ने की जो बीमारी है उसमें भी काफी हद तक सफलता मिलती है। फल झड़ना कम हो जाता है और दूसरे जो फलों के बीमारी होती है उसमें भी कमी आती है। तो इस तरह से किसान भाई जब फूल लगे तो अधिक पानी नहीं दें, और जब फूल आ रहे हो या फल लग रहे हो उस समय ऐसे कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करे जिससे कि मधुमक्खी या ततैया खत्म हो जाए। तीसरी बात, सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल जो है 2 से 3 बार पूरे साल में, पूरे वर्ष में अवश्य किसान भाई करें, तो आंवले के पौधे से अधिक उपज ले पाएंगे और जो भी समस्या है फूल झड़ने की या फल झड़ने की उसमें काफी हद तक रोकथाम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बैगन की फसल में समेकित कीट नियंत्रण। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार करना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। मैं हर पल हर जगह हूं। जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में सब्जियों में बैंगन की खेती वर्ष भर की जाती है और मौसम परिवर्तन के चलते इस फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि किसानों द्वारा समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। अतः किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें इन कीटों का समन्वित प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान। बैंगन की फसल पर वैसे तो काफी कीट लगते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कीटों का ही विवेचन करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कीट है
प्ररोह एवं फल छेदक कीट। इसके अलावा हाडा भृंग, बैंगन की बग एवं हरा तेला का प्रकोप भी होता है। इसके अलावा एक मकड़ी का भी कई बार प्रकोप देखा गया है। सर्वप्रथम हम बैंगन की फसल पर लगने वाले प्ररोह एवं फल छेदक कीट का विवेचन करेंगे। ये कीट प्ररोह एवं फल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। प्ररोह यानी कि जो नई शाखा आती है, शाखा को भेदकर शाखा की बढ़वार को रोक देता है। जो प्ररोह होता है वो शाखा को भेदने की वजह से या प्ररोह को भेदने की वजह से जल जाता है और फसल की बढ़वार रुक जाती है। शुरुआती अवस्था में जब बैंगन की वानस्पतिक वृद्धि होती है एवं जब फूल एवं फल नहीं लगते हैं, उस समय ये कीट प्ररोह या शाखा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका जो पतंगा है वो रात्रिचर होता है। ये कीट रात्रि को निकलकर शाखाओं पे या जो बढ़वार वाली जो करने वाली जो छोटी पत्तियां होती है उन पर बैठकर अंडे देता है। इन अंडों में से जो लटें निकलती है वो लटें शाखाओं या प्ररोह पर आक्रमण कर देती हैं एवं उसको बेध देती है, जिसकी वजह से शाखा या प्ररोह जल जाता है एवं उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। और जैसे ही फूल या फल बनने की अवस्था आती है, ये फूलों या फलों को नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। जैसे ही इसका लार्वा या लट अवस्था निकल के आती है अंडों में से, ये जैसे ही फल छोटे छोटे होते हैं उनमें घुस जाता है। फला अवस्था में ये फलों को काणा कर देता है, जिससे यदि आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो 100% तक इसका नुकसान भी हो सकता है। इसके नियंत्रण हेतु जो फल काणे हो गए हैं या जो शाखाएं जिनको बेच दिया है कीट ने, उन शाखाओं को आप एकत्रित करके उनको जो है नष्ट कर दें, कोई खड्डा खोद करके दबा दें अथवा उनको जला दें, ताकि कीट की जो है तो आगे की अवस्था है वो नहीं निकल पाए। ये काम करें। इसके पश्चात जो है कीटनाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक दवा है एसीफेट 75 SP नामक ये दवा आती है। इस दवा की जो मात्रा है वो 1 लीटर पानी में आधा ग्राम मिलाकर इस दर से आप छिड़काव कर दें, ताकि जो भी लटें हैं वो मर जाए। इसके अलावा क्विनालफोस नामक दवा, क्विनालफोस 25 EC आती है। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। यदि फल वाली अवस्था हो तो किसान भाइयों, फल वाली अवस्था में इन दवाइयों का कम से कम आप प्रयोग करें। फल वाली अवस्था में आप मेलाथियोन का प्रयोग करें। मेलाथियोन 50 EC नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ जैवनाशी दवाइयाँ भी है। इन जैविक कीटनाशियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशियों में सबसे महत्वपूर्ण दवा है, इसका नाम डाइफेल 8L है। ये दवा भी आप काम में ले सकते हैं। इस दवा के प्रयोग हेतु 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर दवा मिला करके आप प्रयोग करें। इसके अलावा जो नीम बीज घोल जो कि आप स्वयं तैयार कर सकते हैं, जो निमोली होती है नीम की, उसमें जो बीज निकलता है भूरे रंग का, इस बीज को आप जो है पत्थर से बांट करके और पानी में जो है मिला दें। ये 5% जो दवा आप बनाएं इसकी, ये जो है आपका जो घोल बनेगा ये काफ़ी जो है असरकारी है, लटों को मारने में काफ़ी असर दिखाता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और इस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ धान के बीजों की व्यवस्था करें। 20 मई के बाद अगाध धान के बिछड़े गिरावें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। हरी खाद के लिए सनई और ढैंचा की बुआई करें तथा हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा एवं लोबिया की बुआई करें। ओल की रोपाई का उपयुक्त समय है, अतः इसकी रोपाई 75 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई से पूर्व कंदों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित अवश्य कर लें। गर्मी वाली सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई का कार्य करें तथा खीरा वर्गीय फसलों में
चूड़ेल फफूंदी नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कैराथेन नामक दवा का छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोफास 76 EC दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर इथाइन नामक दवा का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें तथा मक्का के भुट्टों से दाना निकालने का कार्य शीघ्र करें। खाली खेतों को मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन जुताई कर छोड़ दें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से रोपी गई गर्मा धान की फसल इस समय दाना बढ़ने की अवस्था में है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अतः किसान भाई खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ों को दुरुस्त रखें। समय पर बोई गई गर्मा मूंग की फसल में इस समय फूल निकल रहा है। अगर इन फूलों पर थ्रिप्स कीट का प्रकोप हो रहा हो तो प्रोफेनोफास कीटनाशी दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव करें। जो किसान भाई हल्दी एवं अदरक की खेती करना चाहते हैं वे जल्द ही खेत की तैयारी कर इनकी बुआई करें। कंद लगाने से पूर्व बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें तथा 1 एकड़ खेती के लिए 8 क्विंटल बीज तथा 80 क्विंटल कंपोस्ट अथवा गोबर की खाद, 80 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। बीज को 40 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति एवं 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर लगाएं। बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित कर लें। विभिन्न सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई का कार्य अवश्य करें। शिमला मिर्च की फसल में कहीं कहीं फल गलन रोग के साथ साथ कीटों का आक्रमण भी हो रहा है। किसान भाई कीड़ों की रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटोन या मेटासिस्टॉक दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर करें। फल को गलने से रोकने के लिए ब्लाइटॉक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तापमान बढ़ने के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मवेशियों में लू लग जाए तो इसकी पहचान चमड़े का रंग बदलना, मुंह से झाग निकलना, आंख के उजले भाग का लाल हो जाना आदि हैं। यदि आपको ऐसा पशु दिखाई दे तो तुरंत ही उपचार के लिए अवश्य ले जाएं। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर एवं नाक पर बर्फ के टुकड़े रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एबिल दवा की सुई लगवाएं। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवर के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से बंद करके रखें तथा बोरों को पानी से भिगाते रहें। जो किसान भाई इस समय नए फल वृक्ष लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला सीवान के कृषक मुरली प्रसाद, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मछलियों में लगने वाले रोग एवं इनके बचाव पर जानकारी चाहते हैं। तो मुरली जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मछलियों में बीमारियों का जो मुख्य वजह है उसमें प्रमुखतः हम ये देखते हैं कि जो पानी की गुणवत्ता है वो सही नहीं हो या फिर उनका जो आहार देते हैं वो संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा हो। तनाव भी एक वजह है और ये जो बढ़ती हुई तापमान या बहुत घटता हुआ तापमान दोनों ही वजह हो सकता है। मछलियों में मौत का प्रमुख वजह हो सकता है। इसके अलावा जो मछली हम पालते हैं उसमें कंपेटिबिलिटी अगर मछली का नहीं है, इनके अलावा
संक्रमण से बहुत सारी मौतें होती हैं, तो आपस में उनके लड़ाई झगड़ों से भी मछलियों में मौत हो जाती है। संक्रमित बीमारियां हैं, उसमें कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, कुछ वायरल डिजीज हैं, कुछ फंगल डिजीज हैं, कुछ पैरासिटिक डिजीज हैं, कुछ प्रोटोजोअल डिजीज हैं। इस तरह के बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मछलियों में जब बीमारी शुरू हो जाती है तो उनको पहचानने के लिए आप ये गौर से देखिए कि उनका रंग तो हल्का नहीं पड़ रहा। मछलियों का शरीर का रंग हल्का पड़ जाता है, कहीं कहीं बिल्कुल धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण देख के आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मछलियाँ बीमार हो रही है। उसके बाद आप ये पहचानना चाहते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है उसमें हम लोग रेड पेस्ट बोलते हैं, लाल कीट जिसे हिंदी में बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ये जो लाल रंग है ये ड्यू टू हैमरेज है, उसमें खूनी धारियाँ बन जाती है। उसके टेल्स में, उसके फिन्स के बेसिस पे खूनी धारियाँ बन जाती है, सर के उनके फिन्स या टेल गिर जाए। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके बचाव में आपको ये करना है कि जहाँ पे आप मछली रख रहे हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। प्लस एंटीबायोटिक, सबसे ज़्यादा फायदेमंद एंटीबायोटिक इस केस में आप क्लोरामफेनिकोल देते हैं, जिसका डोज करीब 250 मिलीग्राम पर 25 mg फीड है, फीड में मिला कर देते हैं इसको। प्लस अब 2% एक्रिफ्लेविन सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी कर। बैक्टीरियल डिजीज में जो दूसरा प्रमुख बीमारी है उसमें हम लोग ड्रॉप्सी को लेते हैं। ड्रॉप्सी क्या है, जैसे ये जानवरों में आप देखते हैं उसी तरीके से मछलियों में ड्रॉप्सी होता है। प्रमुख वजह ड्रॉप्सी में ये है कि उसका गुर्दे का फेल हो जाना, किसी भी वजह से अगर उसका किडनी काम बंद कर दे तो धीरे धीरे उसके शरीर में पानी जमा होने लगता है, पूरा शरीर फूला हुआ दिखता है। तो ड्रॉप्सी का प्रमुख लक्षण है भी यही कि इसको सारे शरीर आप फूले हुए से देखोगे और तैर नहीं पाते हैं और उनका संतुलन गड़बड़ा जाता है तैरने में। तो अगर आपको ड्रॉप्सी को ठीक करना है तो उसमें एंटीबायोटिक के डोज चलाने पड़ते हैं। करीब 20 दिनों तक आपको एंटीबायोटिक के डोज 30 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से मिला के हम लोग ड्रॉप्सी का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत ही प्रमुख बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज में, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ फंगस। माउथ फंगस यानी कि इसकी प्रमुख पहचान में ये है कि मछली के मुंह के आसपास, थोड़े के आसपास चारों तरफ सफेद कपास की तरह जमा हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ऐसे में मछली खाना पीना बंद कर देती है और इसका इमीडिएट मौत हो सकता है। इसके बचाव के लिए आपको पेनिसिलिन करीब 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पानी में मिलाते हैं तो इससे इसका अच्छा बचाव हो सकता है। पेनिसिलिन के अलावा आप क्लोरामफेनिकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीमारी की अगर आप बात करें तो पैरासाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जू है, आपका कृमि है, फ्लूक्स है, ट्रिमेटोड्स है। ट्रिमेटोड्स से जो प्रमुख रोग है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्पॉट डिजीज। सारे शरीर के ऊपर काले काले धब्बे हो जाते हैं। इनके बचाव के लिए आपको साल्ट बाथ या पोटेशियम परमैंगनेट का बाथ करवाना होता है। 2.5% सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बाथ या 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर उससे उसको हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैव उर्वरकों पर संपूर्ण जानकारी, प्याज की खुदाई के पूर्व एवं पश्चात किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.